हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। विज्ञान कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक जिसमें हम आज पाठ 3 करा रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम पाठ का नाम है। सत्र है 2025-26 यानी कि इसी वर्ष का। तो प्रश्न उत्तर हल सहित हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज पाठ 3 के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है। ये प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख लेना, वही प्रश्न है और इनके उत्तर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। तो उत्तर है हमारा, सीएनजी और एलपीजी प्रदूषण रहित ईंधन है। इनका ऊष्मीय मान जो है उच्च होता है। ठीक है, इनके जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचते हैं। ठीक है, एलपीजी और सीएनजी के जलने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचते हैं। तो आगे है, इसके आगे सीएनजी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम है और एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो दोनों ही ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कम प्रदूषण, लागत, प्रभावशीलता और उच्च ऊर्जा दक्षता शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। ये प्रश्न है। अब देखते हैं इसका आंसर। और अगर आप लोग इसको नोट डाउन नहीं कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर आगे। बिटुमेन पेट्रोलियम का एक जो उत्पाद है जिसका उपयोग सड़कों को बनाने और उनकी सतह को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे उत्पाद कर लेना, एक उत्पाद है। ठीक है, तो के लिए किया जाता है। यह एक चिपचिपा काला पदार्थ है जो पेट्रोलियम के आसवन के दौरान प्राप्त होता है। बिटुमेन का उपयोग मुख्य रूप से एक बाइंडर के रूप में किया जाता है। किस रूप में? बाइंडर के रूप में किया जाता है, जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य पदार्थों को एक साथ बांधता है, जिससे सड़कें मजबूत और टिकाऊ बनती हैं। बिटुमेन का उपयोग न केवल सड़कों के लिए बल्कि छत और जल रोधी वाटरप्रूफिंग कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है तीसरा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्तर है हमारा, पृथ्वी के निचले भाग में उच्च तापमान व दाब के कारण मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला कार्बन का स्रोत है, इसलिए मृत पौधों से कोयला बनना कार्बनीकरण कहलाता है। मृत वनस्पति से बने इस कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इसी तरह, चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे काम है जिसमें आपकी पुस्तक में यहाँ पे रिक्त स्थान लिखा होगा, लाल से जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोयला तथा पेट्रोलियम उसमें आ जाएगा, जो जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद खा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। फिर ग है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सत्य असत्य हमें बताना है। तो निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्षों में पृथ्वी के नीचे दबे मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। तो ये क्या है? ये कथन असत्य है यहाँ पे। ठीक है, इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम है जो लाखों वर्षों में पृथ्वी के नीचे दबे मृत अवशेषों से बनते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषक ईंधन है। बिल्कुल सत्य है, कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। ठीक है, इसीलिए आजकल सीएनजी वाले वाहनों का उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोक कोयले के विनाशकारी आसवन से प्राप्त एक उत्पाद है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये कार्बन का शुद्ध रूप है कोक, कोयले का। ठीक है, तो ये सत्य ऑप्शन हो जाएगा, सत्य। अगला प्रश्न, अगला है इसी तरह सत्यासत्य में,
कोल तार एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ है जो विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये असत्य है, मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन में आता है। प्रश्न नंबर 6वां है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। उत्तर है हमारा, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि वे बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन उपयोग होने पर उन्हें तुरंत बदला नहीं जा सकता। ये ईंधन पृथ्वी के भीतर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग होने के बाद उन्हें फिर से भरने में बहुत लंबा समय लगता है, जिससे वे समाप्त होने वाले संसाधन बन जाते हैं। अब देखते हैं इनकी निर्माण प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, पता ही है, जो लाखों वर्षों में पृथ्वी की परतों के नीचे दब जाते हैं। तो उच्च दबाव और तापमान के कारण वे अवशेष धीरे धीरे ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इनका सीमित भंडार है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया धीमी है और पृथ्वी पर इनके भंडार सीमित हैं। अगला है हमारा कि नवीनीकरण में लगने वाला समय। तो जिस दर से हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उस दर से वे नवीनीकृत नहीं हो रहे हैं। फिर है परिणाम। तो इसका परिणाम क्या होगा, यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग इसी गति से करते रहे तो वे एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के अभिलक्षण हैं, क्या है, पहला कठोर। तो यहाँ पे कोक बहुत कठोर होता है और आसानी से टूटता नहीं है। दूसरा है छिद्रपूर्ण, कोक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे यह हल्का और सरंध्र होता है। इसके बाद अगला है काला। तो इसका तीसरा जो वो है अभिलक्षण, वो है काला, कोक का रंग काला होता है। फिर है चौथा, उच्च कार्बन सामग्री, कोक में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसे एक अच्छा ईंधन बनाती है। पांचवा है उच्च तापीय स्थिरता। तो इसका हो जाएगा, कोक उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है, जिससे यह धातुकर्म प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। फिर है कोक के उपयोग। तो यहाँ पे धातु कर्म, कोक का उपयोग, मुख्य उपयोग जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को पिघलाने और स्टील बनाने में होता है। यह लौह अयस्क में मौजूद ऑक्सीजन को हटाकर लोहे को शुद्ध करने में मदद करता है। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में देखते हैं। कोक एक उच्च कैलोरी ईंधन है जिसका उपयोग घरों, भट्टियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। फिर है रासायनिक उद्योगों में, कोक का उपयोग विभिन्न रासायनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन में किया जाता है। फिर इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के रूप में होता है। तो कोक का उपयोग जो है उच्च प्रकार के विद्युत जनरेटरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर है पानी का उत्पादन। तो कोक का उपयोग कुछ जल शोधन प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। ये था 7वें प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है हमारा, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया, पहली है समुद्री जीवों का जमाव। जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे और जानवर जैसे कि प्लवक और शैवाल मर जाते हैं और समुद्र के तल में जमा हो जाते हैं। दूसरा है मिट्टी और रेत से ढकाव। तो यहाँ पे धीरे धीरे, जो दूसरा है उसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे इन जीवों के अवशेषों पर रेत, मिट्टी और अन्य तलछटी चट्टानों की परतें जमा होने लगती है, जिससे वे ऑक्सीजन से कट जाते हैं। तीसरा है उच्च तापमान और दबाव। तो लाखों वर्षों तक ये दबे हुए अवशेष उच्च तापमान और दबाव के अधीन होते हैं। चौथा है रासायनिक परिवर्तन। उच्च तापमान और दबाव के कारण इन अवशेषों में मौजूद कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। पांचवा है पेट्रोलियम का संचय। तो पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस से भारी होता है, चट्टानों के छिद्रों में जमा हो जाता है। फिर आता है प्रोसेस, तेल कुओं का निर्माण।
तो छठवा है, अपारगम्य चट्टानों की परतों के नीचे पेट्रोलियम जमा हो जाता है जिससे तेल कुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन जो लाखों वर्षों में बनता है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। यहाँ पे जो कमी प्रतिशतता है उसको y अक्ष पर और वर्ष को x अक्ष पर जो आलेखित करना था, इसका उत्तर इस तरह से होगा कि यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दिए गए हैं। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो यहाँ पे जो है कमी प्रतिशतता दर्शाई गई है और ये वर्ष है। वर्ष तो किस वर्ष में कितना था, तो यहाँ पे इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहीं तक पार्ट 3 जो विज्ञान का है वो समाप्त होता है। कल इसके आगे की क्लास यानी कि पार्ट 4 को हम कवर करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की लगभग मैं यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर कवर कराऊंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।